Hi, this is Sonu Kumar Gupta. I welcome you to my channel English Tutorium. आज मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाऊँगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था और सब्जेक्ट क्या होता है। आज आइए हम लोग देखते हैं कि प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रेपोजिशन होता क्या है। तो प्रेपोजिशन का डेफिनेशन है, अ प्रेपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जो शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन या जिरांड के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन या जिरांड का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि वह शब्द जो किसी शब्द का वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध को बताता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। इंग्लिश में तो वैसे बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, उनका यूजेज पढ़ना पड़ता है। यह एक बहुत वास्ट चैप्टर है। फिलहाल हम लोग प्रीपोजिशंस का बेसिक पढ़ रहे हैं, जिससे कि जो है हमें हल्का सा आइडिया मिल जाए कि प्रीपोजिशन होता क्या है। और हम लोग फिलहाल प्रीपोजिशन सेंटेंस फॉर्मेशन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रीपोजिशन क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन या जिरांड आ सकता है। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन या जिरांड आ सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम विद यू। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये विथ हमारा प्रीपोजिशन है। तो इसके बाद आपको देखने को क्या मिल रहा है, प्रोनाउन। तो एक बात याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। प्रीपोजिशन के बाद नाउन भी आ सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि वी आर अगेंस्ट मोदी। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अगेंस्ट हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आप देख पा रहे हैं नाउन है, क्योंकि जो नाम है वो नाउन है। इसका अगला एग्जाम्पल है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। आप देख पा रहे हैं कि ऑफ भी हमारा प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या देख रहे हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म है, मतलब ये जिरांड है। तो आपने ये समझा कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन या जिरांड आ सकता है। आपको यही देखने को मिलेगा प्रीपोजिशन के बाद, या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा या फिर आपको जिरांड मिलेगा। इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। ये तीन ही चीज़ जो है प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है। आई होप दैट आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। एक बार पुनः हम लोग रिकैप करते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। जो शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन या जिरांड के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन या जिरांड का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ये बात क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन या जिरांड
आ सकता है। और जो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन या जिरांड आता है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ये हमारा है तो प्रोनाउन, लेकिन ये कहलाएगा क्या? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। इस बात को याद रखेंगे। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। रीडिंग हमारा यहाँ पे क्या है, किस चीज़ का काम कर रहा है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का है क्या? जिरांड है, लेकिन काम कर रहा है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाले वर्ड, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो या जिरांड हो, वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो आइए अब आगे देखते हैं। और मैंने आपको अभी बताया ही है कि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस ही आ सकता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम इसको ऐसा लिखेंगे कि यू आर लाफिंग एट मी। यू आर लाफिंग एट मी। एट देख रहे हैं प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद देख रहे हैं आपको क्या दिख रहा है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। हम इसकी जगह आई नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। यदि हम लिखेंगे यू आर लाफिंग एट आई, क्योंकि ये हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारा है सब्जेक्टिव केस। तो ये मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो इस बात को याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद यदि प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। और ऑब्जेक्टिव केस में सीमित वर्ड्स होते हैं, इसे आप याद रख सकते हैं। जैसे मी, यू, हिम, हर, अस, इट, देम। बस 7 होते हैं, आपको याद रखना है। प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन सा आता है इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। मी, यू, हिम, हर, अस, इट, देम, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रीपोजिशन को व्याकरण शास्त्र में मोहमाया कहा गया है। प्रीपोजिशन को हम मोहमाया भी कह सकते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है कि प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ पार्ट कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या मेन वर्ब नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रीपोजिशन तो मोहमाया है, तो मोहमाया के फेर में जो पड़ गया, न तो वो सब्जेक्ट होगा, न वो ऑब्जेक्ट होगा, न वो मेन वर्ब होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। मतलब जो प्रीपोजिशन के फेर में पड़ गया वह न तो सब्जेक्ट हो सकता है, न वह ऑब्जेक्ट हो सकता है, न वह मेन वर्ब हो सकता है। वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वाक्य का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं हो सकता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो बन जाता है, लेकिन वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो मोह माया में पड़ गया वह न तो सब्जेक्ट होगा, न ऑब्जेक्ट होगा, न मेन वर्ब होगा। इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहेंगे। आइए देखते हैं।
तो ध्यान देंगे इस वाक्य में हमारा मेन वर्ब हमारा ये है वेंट। अब जो सब्जेक्ट होगा तो इसके पहले ही होगा, इसके पहले वाला पार्ट होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ये प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ पार्ट है, मोह माया के फेर में पड़ गया है। तो जो मोह माया के फेर में पड़ गया वो तो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्रीपोजिशन वाला पार्ट ये तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट क्या हुआ, इंडिया, ये हमारा इस वाक्य में सब्जेक्ट है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन वाला पार्ट कभी भी सब्जेक्ट या फिर मेन वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो अभी तक आपने समझा कि प्रीपोजिशन के बाद जो है नाउन, प्रोनाउन या जिरांड आ सकता है, और जहाँ तक प्रोनाउन का सवाल है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और प्रीपोजिशन वाला पार्ट कभी भी सब्जेक्ट, मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। प्रीपोजिशन को व्याकरण शास्त्र में मोहमाया कहा गया है, अर्थात जो मोहमाया के फेर में पड़ गया न तो वह सब्जेक्ट बन पाएगा, न वह ऑब्जेक्ट बन पाएगा, न वह मेन वर्ब बन पाएगा। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आए, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो या जिरांड हो, वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। और प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म ही आ सकता है, दूसरा फॉर्म आप नहीं ला सकते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए से कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे हम बोलेंगे शी इज बिहाइंड दिस, शी इज बिहाइंड दिस। क्राइम, शी इज बिहाइंड दिस क्राइम, तो बिहाइंड हमारा प्रीपोजिशन है और उसके बाद देख रहे हैं दिस क्राइम, दिस दो वर्ड का पेयर है। जब प्रीपोजिशन के बाद दो वर्ड का पेयर होता है तो अंतिम पेयर नाउन होता है, उसके जस्ट पहले वाला एडजेक्टिव होता है ना। तो आई थिंक दैट आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या क्या आ सकता है। हम लोग यूज में उतना डिटेल हमें नहीं जाना है, क्योंकि अभी हमें प्रीपोजिशन पहचानने सीखना है कि प्रीपोजिशन होता क्या है, कौन कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। पहले हमें ये पहचानने सीखना है कि वास्तव में प्रीपोजिशन होता क्या क्या है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अबाउट हमारा प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, इनटू प्रीपोजिशन है, ऑन, एट, एबव प्रीपोजिशन है, अक्रॉस प्रीपोजिशन है, अलोंग प्रीपोजिशन है, बिटवीन प्रीपोजिशन है, अमंग प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन है, बिफोर प्रीपोजिशन है, आफ्टर, बिहाइंड, अंडर, बिलो, बीनीथ, बाय, beside, besides, but, despite, during, due to, because of, inside, for, from, with, down, up, off, outside, to, towards, through, until, till, without, along with, according, instead of, beyond, near, opposite, in front of, than, as, around, except, like, regarding, since, ये सब हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। ये सब इंग्लिश प्रीपोजिशन है। हिंदी की बात करें तो के बारे में, के को लेकर, में, पर, के ऊपर, के किनारे, के बीच, पर, में,
के पहले, के सामने, के बाद, ये सब सारा हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये मैंने जो आपको एक टॉपिक पढ़ाया है, यूजेज नहीं पढ़ाया है, सिर्फ आपको ये पहचानने के लिए सिखाया कि कौन कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है, पहले पहचाने। यदि आप पहचान ही नहीं पाएंगे तो आप फिर उस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। पहले पहचानना जरूरी है, पहले आपको उस वर्ड से रूबरू होना है कि कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है, कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन नहीं है। क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को दोनों चीज़ पकड़ना पड़ेगा, हिंदी भी समझना पड़ेगा, इंग्लिश भी समझना पड़ेगा, दोनों चीज़ समझना पड़ेगा। इसलिए हमें हिंदी में भी पहचानना है और इंग्लिश में भी पहचानना है। तो पहले हम पहचान कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है, कौन कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, और प्रीपोजिशन क्या क्या हो सकता है। तो आप लोगों को जो है ये दिमाग में रखना है, ये सब फलाना फलाना वर्ड जो होता है प्रीपोजिशन होता है ना। इंग्लिश में फलाना फलाना वर्ड प्रीपोजिशन होता है, हिंदी में फलाना फलाना वर्ड प्रीपोजिशन होता है, ये बात याद रखना है। उसके अलावा आप को ये ध्यान में रखना है कि जो प्रीपोजिशन के बाद जो है या तो नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा, या जिरांड आएगा, फिक्स है, आना ही है, कोई नहीं काट सकता है। प्रीपोजिशन के बाद आपको ये तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ देखने को मिलेगा, चाहे वो नाउन हो, या प्रोनाउन हो, या जिरांड हो। जहाँ यदि हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, हमेशा प्रयोग किया जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो शब्द हैं, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, जिरांड हो, उसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और यदि उनको प्रीपोजिशन के साथ देखा जाए तो वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे आई एम हैप्पी विद यू, आई एम हैप्पी विद यू, तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि विद हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, विद हमारा प्रीपोजिशन है। यदि इसकी अलग से बात करें तो ये हमारा प्रोनाउन है जो कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यदि विथ यू को एक साथ कंसिडर करेंगे, एक साथ कोई नाम देंगे, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन हो, या प्रोनाउन हो, या जिरांड हो, वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये दोनों को मिलाकर एक मुश्त कुछ कहना जाए, कुछ नाम दिया जाए, वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रीपोजिशन का बेसिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप बार बार देख सकते हैं। यदि आपको डाउट हो तो फिर आप बार बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने भरपूर कोशिश किया है कि ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल इंग्लिश टोरियम को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। इसी तरह मैं आगे नए नए वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आपको और जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए गुड बाय।